नमस्कार दोस्तों। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कौन जीता कौन हारा इसका फैसला होने के बाद अब एनडीए और इंडिया ये दोनों ही अब महाराष्ट्र और झारखंड में आमने सामने दिखाई देंगे। जी हाँ, इन दोनों ही पार्टी के अंदर होने वाली है अब की बार कांटे की टक्कर। सो गाइस, चुनाव आयोग ने कल मंगलवार जी हाँ 16 अक्टूबर को दोनों राज्यों में मतलब कि झारखंड के अंदर भी और महाराष्ट्र के अंदर भी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मतलब कि अब हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से अपनी बिसात बिछाने के लिए तैयार है। सो गाइस, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सिंगल फेज में चुनाव होगा, एक चरण में चुनाव होगा। मतलब कि एक ही दिन यहाँ पे चुनाव कंडक्ट होगा और चुनाव समाप्त होगा। और वहीं पर झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के अंदर 2 फेजेस में चुनाव होने वाले हैं। पहला होगा फर्स्ट फेज़ 13 नवंबर मतलब कि 13 नवंबर, और जो सेकंड फेज़ होगा वो आपका होगा 20 नवंबर को। ये हम सबको अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मत होंगे तो मतों की गिनती भी होगी, लेकिन यहाँ पे जो मतगणना की तारीख रखी गई है दोनों की तारीख बिल्कुल सेम है। जैसे हमने देखा था जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में, हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो टोटल काउंटिंग थी, जो मतों की गिनती हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर को। तो वैसे यहाँ पर भी डेट बिल्कुल सेम है। 23 नवंबर को दोनों ही राज्यों के अंदर जी हाँ कितने मत पड़े हैं उनकी काउंटिंग होने वाली है। सो गाइस, कुल मतदाता यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के अंदर वो है 9.63 करोड़, और झारखंड के अंदर जो कुल मतदाता हैं चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया है ये डाटा, और दोस्तों ये है आपके 2.6 करोड़। सो गाइस, कभी आप ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पर झारखंड के अंदर मतदाता काफ़ी कम है 2.6 करोड़ ओनली, और जो महाराष्ट्र है महाराष्ट्र में मतदाता जो है 9.63 करोड़ हैं, तो आखिरकार झारखंड में 2 फेज़ में और महाराष्ट्र में केवल सिंगल फेज़ में जो चुनाव हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या होती है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे मंथन करके कमेंट पक्का करना। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो कॉमन सी बात है फेजेस डिवाइड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, या कुछ और इसके पीछे लॉजिक होता है। देखते हैं राजनीति ज्ञान आपके अंदर कितना है। जी हाँ, अगर आपके अंदर ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है, अपने ज्ञान को जी हाँ फैलाइए, दूसरों तक बांटने में कंजूसी मत करिए। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, महाराष्ट्र में ये जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, ये होंगे 288 सीट पर, मतलब 288 सीट पर, जबकि झारखंड के अंदर जो कुल सीटें हैं वो हैं 81 सीटें। अब इन पे होगा फैसला कि किस पार्टी को कितने मत मिले हैं, और दूध का दूध पानी का पानी होगा 23 नवंबर को। और दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस को लेकर के जिस तरह से एग्जिट पोल जारी हुआ था 50 क्रॉस 50 क्रॉस कांग्रेस जीतने वाली वगैरह, लास्ट में क्या हो गया, खेला बिल्कुल पलट गया। वो अलग बात है कि बहुत सारे दावे कांग्रेस के द्वारा किए गए थे कि काफ़ी जगह पर 99% ईवीएम की बैटरी पाई गई थी, वो कैसे पॉसिबल है, इतनी बड़ी चार्जिंग कैसे हो सकती है, वगैरह वगैरह। सो इसको लेकर के अभी याचिका दायर करी गई है, एक नोटिस भेजा गया है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर जांच चल रही है। अब ईवीएम में सेटिंग हो सकती है फिर नहीं हो सकती है, इसके बारे में टीका टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज़ दोस्तों और समझनी होगी कि अगर कोई भी नेता चुनाव लड़ता है वो अपने ही क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, और अपने ही क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर के उसे एक एप्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं नामांकन, जी हाँ अपना नाम दर्ज करवाना होता है चुनाव आयोग के पास। सो गाइस, झारखंड में जो नामांकन फिल करने की तारीख है वो है आपकी 18 से 25 अक्टूबर, और महाराष्ट्र में दोस्तों नामांकन फिल करने की तारीख है 22 से 29 अक्टूबर। ठीक है, नामांकन के साथ में वो नेता अपने डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करता है, कितनी प्रॉपर्टी उसके पास है, क्या क्या वगैरह वगैरह, पूरी डिटेल A to Z वो उस फॉर्म में फिल करता है, डॉक्यूमेंट अटैच करके सबमिट करता है। लेकिन जो नामांकन की जो जांच होती है, जो डॉक्यूमेंट की जांच होती है, अगर वो गलत पाई गई जरा सी भी तो नामांकन क्या होता है, खारिज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि श्याम रंगीला बहुत ही फेमस यूट्यूबर्स हैं, पीएम मोदी की मिमिक्री करते हैं, उन्होंने भी अपनी याचिका दायर करी थी, मतलब नामांकन फिल किया था हम कह सकते हैं, याचिका नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे नामांकन हम लोग, राइट। तो इनके डॉक्यूमेंट में कुछ फेरबदल पाया गया था, कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी, इस वजह से इनके नामांकन को कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद उससे जनता के द्वारा बहुत सारे कयास लगाए गए थे कि ये कुछ राजनीति चाल है वगैरह वगैरह। सो गाइस, ये तो क्या है वो तो जाने वक्त या फिर जाने वो, अगर उनके डॉक्यूमेंट पूरे थे तो फिर भी आखिरकार उनके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों आया उनके फॉर्म पर। सो अब इसके अलावा हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि कुल सीटें किस राज्य में कितनी है। महाराष्ट्र में कुल सीटें 288 है, झारखंड में 81 है, और कुल मतदाता जो महाराष्ट्र में है वह 9.63 करोड़, और झारखंड में आपको मिलेंगे 2.6 करोड़।
तो ये है पूरा क्राइटेरिया। सामान्य की सीटें इसमें होती हैं, ध्यान रखिए कुल सीटों में भी सामान्य को कुछ डिवाइड होती है, कुछ एसटी को जाती है, कुछ एससी को जाती है, ठीक है। कुल सीटों में जो सामान्य कैटेगरी में जो नेता आएंगे वो आएंगे 234, ठीक है। एससी में आपके 25 है और एसटी में आपके 25 है और एससी में आपके 29 हैं, राइट। अब इसके अलावा दोस्तों झारखंड के अंदर जो कुल सीटें हैं 81 हैं, ठीक है। सामान्य में आपके आएंगे 44, एसटी में आपके आएंगे 28 और एससी में आपके आएंगे 9। तो ये चीज़ें भी हमको अच्छे से ध्यान रखनी है। और कुल मतदान केंद्र जो बनाए जाएंगे, इतनी बड़े करोड़ों की संख्या में यहाँ पे दोस्तों लोग अगर चुनाव देने वाले हैं, अपना मत डालने वाले हैं, तो कुल मतदान केंद्र बनेंगे महाराष्ट्र के अंदर 1,01,86, जी हाँ। और वहीं पर जो झारखंड में अगर कुल मतदाता कम है तो कॉमन सी बात है कि मतदान केंद्र भी यहाँ पे कम बनाए जाएंगे, तो यह है 29,562। और कल के ही दिन मंगलवार को चुनाव आयोग ने उपचुनावों की भी घोषणा कर दी है। मतलब कि 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। और सबसे बड़ा दोस्तों सस्पेंस बना हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। जी हाँ, यूपी की 9 सीटों पर जो यहाँ पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस के बीच में जी हाँ जो गठबंधन था उसमें जो दरार आ चुकी है, क्या वो फिल हो पाएगी? जी हाँ, इन दोनों के प्रयासों के माध्यम से, अखिलेश यादव के प्रयास के माध्यम से और राहुल गांधी के प्रयासों के माध्यम से, इस पर हम डिस्कस करेंगे चंद मिनट बाद। सो गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग के सबसे प्रमुख होते हैं और वर्तमान समय में जो है हमारे राजीव कुमार जी हैं। तो पूरी दोस्तों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो इन्हीं के द्वारा कंडक्ट हुई थी और इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि झारखंड में चुनाव कब होंगे, कब मतों की गिनती होगी वगैरह वगैरह। और इन्होंने ही अनाउंसमेंट किया है कि आखिरकार जो उपचुनाव होने वाले हैं फाइनली वो कहाँ पर किस डेट को होंगे। और हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का या 65 वर्ष तक। ध्यान रखिएगा, जो भी पहले होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाते हैं। सो गाइस, भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है आमतौर पर ध्यान रखिएगा ये सिविल सेवा जो होती है सर्विसेज उसके अंतर्गत ये इसके मेंबर होते हैं मैक्सिमम। और वर्तमान में जो सीईओ की सैलरी होती है, ध्यान रखिएगा, जो सीईसी जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है इनकी जो सैलरी होती है वो होती है 2,50,000 प्रति मंथ, मतलब पर मंथ ये इनकी सैलरी होती है। मतलब कि जो हमारे भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है ना उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन इनके बिल्कुल इक्वल होता है। दोस्तों, एक शब्द आपने बहुत सुना होगा कि हरियाणा में हार, इंडिया गठबंधन में आई दरार। इसको लेकर के भी मैंने एक वीडियो शूट किया था, पब्लिश किया था। सो गाइस, इसके पीछे की वजह मैंने विस्तार पूर्वक उसमें डिस्कस करी थी। और लेकिन यहाँ पर हमको ये भी देखना होगा कि यहाँ पर अगर इंडिया गठबंधन तरीके से नहीं बन पाया तो इसका खामियाजा महाराष्ट्र में इनको साफ साफ भुगतना पड़ सकता है और झारखंड के चुनावों के अंदर भी। और संजय राउत जो शिवसेना के सबसे बड़े नेता भी हैं, इनके द्वारा एक बयान जारी हुआ था। उन्होंने साफ साफ एलिगेशन लगाया था राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर। उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा में जो इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वे अकेले अपने दम पर, अपनी ताकत पर ये चुनाव जीत जाएंगे, उन्हें सत्ता में कोई और भागीदारी नहीं चाहिए था। और शायद ये इनकी सबसे बड़ी गलती भी थी, मुझे ऐसा लगता है। इनको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ में या फिर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए था। अब आपके क्या विचार हैं? आप चाहो तो मुझको अपनी नॉलेज, आपका जो भी डिसीजन है परसेप्शंस के आधार पर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने यूपी के 9 उपचुनावों की जो सीट है उसमें से 6 सीटों पर कौन सा नेता उनका उतरने वाला है, समाजवादी पार्टी का कौन सा फेस किस क्षेत्र से उतरने वाला है, इसका अनाउंसमेंट उन्होंने अपना ट्वीट कर दिया था। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने पब्लिक भी कर दिया बिना राहुल गांधी से पूछे। अगर दोस्तों आप लोग इंडिया गठबंधन में हैं, मिलकर के अगर आप सरकार चलाना चाहते हैं तो आपको कम से कम वार्ता की टेबल के पास बैठना पड़ेगा। जी हाँ, बातचीत और संवाद करके ही आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आखिरकार आपको किस क्षेत्र से कौन सा नेता उतारना है। अगर वन साइड ही हर कोई इंसान अपने अपने अकॉर्डिंग तय करेगा तो गठबंधन का फ़ायदा क्या? तो उसके बाद से हर न्यूज़ मीडिया ने यही चलाया कि हाँ गठबंधन टूट चुका है, राहुल गांधी की हार, करारी हार हो गई है, दरार आ चुकी है इंडिया गठबंधन में, समथिंग। और 8 अक्टूबर को हम सबने देखा कि क्या हुआ। जी हाँ, कांग्रेस की जो जीत दर्ज की गई थी सभी एग्जिट पोल के अंदर, जितने बड़े बड़े विशेषज्ञ थे जी हाँ राजनीति के,
वो सब के सब क्या हो गए, धराशायी हो गए। सब ने, जितनी भी न्यूज़ एजेंसी थी, सब ने कांग्रेस को 50+ दिया था, लेकिन रिजल्ट क्या रहा वो सब जानते हैं। अब कांग्रेस दोस्तों ऐसे में जो आगामी चुनाव जो है, ठीक है, आगामी चुनाव में जीत की खुराक ही अब उसे कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा प्राप्त करवा सकती है। अब होगा या फिर नहीं होगा वो बताएगा आने वाला वक्त। मगर जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो आने वाले चुनाव है पूरे देश में एक नैरेटिव बदलने का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। हरियाणा की जीत ने भाजपा को लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था बहुत ज़ोर से, उससे उबरने में काफ़ी हेल्प करी है। अब अगर महाराष्ट्र व झारखंड को भी एनडीए अपने नाम कर लेता है तो भाजपा का ये दावा फिर से मजबूत हो जाएगा कि यहाँ पर पूरे देश में हमारा ही क्या होगा, परचम लहराएगा। मतलब कि लोगों का विश्वास भगवा झंडे पर एक बार फिर से कायम हो जाएगा, वो भी अटूट तरीके से। बहरहाल राष्ट्रीय राजनीति में महाराष्ट्र की अहमियत को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ है महाराष्ट्र, और ये देश का वो सूबा है जहाँ से उत्तर भारत के बाद सर्वाधिक 48 सांसद लोकसभा में जाकर के पहुँचते हैं जीतने के बाद। ध्यान रखिएगा, अगर लोकसभा को स्ट्रॉन्ग करना है तो लोकसभा के अंदर अपने ही पार्टी के नेता अगर बैठेंगे तो वहाँ पर जो विपक्षी पार्टी है उसका दबदबा कम हो सकता है। और एक बात और बड़े पते की बात यह कि आखिरकार हरियाणा चुनाव के साथ में महाराष्ट्र के चुनाव करवाए जा सकते थे, आखिरकार होल्ड क्यों किया? इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों यहाँ पर यह है कि फ़िलहाल जो वादे थे बीजेपी के, कह सकते हैं हम लोग एनडीए सरकार के महाराष्ट्र के अंदर, वो भी थोड़े से होल्ड हैं। आएंगे उस पर भी, लेकिन उससे पहले हमको समझना होगा कि आखिरकार जो महाराज शिवाजी जी की जो मूर्ति सिंधुदुर्ग के अंदर जो गिर गई थी, केवल 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही थी, उस हवा से मूर्ति टूट के नीचे चकनाचूर हो गई। सोचिए, और उसके बाद अचानक से जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसका माहौल पूरी तरीके से नकारात्मक हो गया और मराठा अस्मिता की चर्चा फिर दोबारा से उठनी स्टार्ट हो गई। अब पूर्व मंत्री और चर्चित नेता बाबा सिद्दीकी की अभी 4 दिन पहले जो हत्या की गई है, वो मसला सुर्खियों में बना हुआ है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो वो गैंगस्टर है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है। वो गैंगस्टर जिसको जेल के अंदर, गुजरात की साबरमती जेल के अंदर कैद किया गया है, लेकिन वो वहीं से अपने गुर्गे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और हत्या करने के बाद में इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहा है कि इस हत्या को मैंने अंजाम दिया है। उसके पास कैसे फ़ोन आ गया वीडियो कॉल करने के लिए, वो वीडियो कॉल बिंदास कर रहा है, अपने गैंगस्टर भाइयों से अपने बात कर रहा है पाकिस्तान में। तो आखिरकार चल क्या रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है। और लोगों में ये बहस चलने लग गई है कि क्या महाराष्ट्र फिर से 90 के दशक में लौट रहा है जब गैंग का बोलबाला हुआ करता था। जाहिर है कानून व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर चिंताएं बढ़ गई हैं और जो वर्तमान की सरकार है उसकी छवि अब खराब हो चुकी है। सो गाइस, यहीं पर महाराष्ट्र के अंदर आपको याद होगा लड़की बहिना योजना भी चुनावी मुद्दा बन सकता था और इस योजना के तहत महिलाओं को महीने के 1500 रुपये देने की बात कही गई थी। और पिछले दिनों एकनाथ शिंदे सरकार ने, ध्यान रखिएगा, एकनाथ शिंदे जो सरकार है जो वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री हैं ये क्रम के हिसाब से, तो एकनाथ शिंदे सरकार ने दिवाली बोनस देने का भी ऐलान किया था। अब माना जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना चुनावी हवा बदलने में सफल साबित हुई थी, उसी तरह से जी हाँ इसका असर भी महाराष्ट्र के चुनाव में पड़ सकता है और दिवाली से पहले पहले सबकी ये किस्त उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। सो गाइस, वैसे चुनाव आयोग ने मुफ्त की रेवड़ी पर अभी कल के दिन ही अपनी एक स्पीच दी थी कि इस तरह से जो रेवड़ियों का बंदरबाट कर रखा है वो बंदरबाट प्लीज़ बंद हो चुनाव के दौरान। ठीक है, चुनावों के टाइम पर पार्टी के नेता बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, लेकिन जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं उसका 10% भी ज़मीनी हकीकत में तब्दील नहीं कर पाते हैं। तो चुनाव आयोग ने इसको लेकर भी सभी पार्टी को फटकार लगाई है। कल वो उनका पूरा इंटरव्यू आप देखिएगा। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अब आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से महाराष्ट्र में कौन सी सरकार बननी चाहिए? जी हाँ, बननी चाहिए, और क्यों बननी चाहिए, उसके पीछे की वजह क्या है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।